द रूथलेस किंग। चैप्टर 40। आधी रात का अलार्म। रात के 11:45 बजे। राजवंश पैलेस लगभग शांत हो चुका था। परिवार अपने अपने कमरों में जा चुका था। स्टाफ भी दिन भर की थकान के बाद आराम कर रहा था। रूही अपने छोटे से कमरे में बैठी अपनी माँ की तस्वीर देख रही थी। माँ, काश आप होती तो मुझे इतना डर नहीं लगता। इतना कहकर उसने तस्वीर संभाल कर रख दी। तभी पूरे महल में अचानक एक तेज सायरन गूंज उठा। वो 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 रूही घबरा गई। ये ये क्या हुआ? बाहर पूरे महल में भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। गार्ड अपनी अपनी पोजीशन पर दौड़ रहे थे। सभी इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे अपने आप लॉक होने लगे। दूसरी तरफ पार्थ पहले ही जाग चुका था। उसने ब्लैक जैकेट पहनी और तेजी से अपने कंट्रोल रूम में पहुंचा। जैन स्क्रीन पर नजरें गड़ाए खड़ा था। रिपोर्ट, सर। महल की बाहरी दीवार के पास एक संदिग्ध ड्रोन मिला है। उसका सिग्नल हमारी सुरक्षा प्रणाली ने पकड़ लिया। पार्थ की आंखें सिकुड़ गईं। लाइव फुटेज दिखाओ। स्क्रीन पर छोटा सा काला ड्रोन दिखाई दिया। वह पैलेस की तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहा था। कबीर। यस सर। टीम बी को पश्चिमी गार्डन भेजो। ड्रोन बचना नहीं चाहिए। जी सर। उधर। रूही डर के मारे कमरे से बाहर निकल आई। कॉरिडोर में दूसरे कर्मचारी भी खड़े थे। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या हुआ? आग लगी है क्या? किसी के पास जवाब नहीं था। तभी सान्या वहां आई। सब लोग अपने अपने कमरों में वापस जाओ। कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। उसकी आवाज में भी घबराहट थी। रूही वापस जाने लगी, लेकिन उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी। दूर गार्डन में काले कपड़ों में कई कमांडो दौड़ रहे थे। बीच में पार्थ बिल्कुल शांत खड़ा था। वह किसी से नहीं भाग रहा था, बल्कि सबको आदेश दे रहा था। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। रूही पहली बार उसे इस रूप में देख रही थी। ये सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है। ये आखिर है कौन? कुछ मिनट बाद महल में फिर शांति लौट आई। सायरन बंद हो गया। जैन ने रिपोर्ट दी, सर, ड्रोन गिरा दिया गया, लेकिन उसका कंट्रोलर भाग निकला। पार्थ ने ड्रोन का टूटा हुआ हिस्सा हाथ में लिया। उस पर एक छोटा सा निशान बना था। आर। पार्थ की मुट्ठी कस गई। रुद्र, उसने धीमे से कहा, तुम सिर्फ महल की तस्वीरें नहीं ले रहे, तुम रास्ता ढूंढ रहे हो। उसने कबीर की तरफ देखा। कल सुबह से महल की सुरक्षा दोगुनी कर दो, और परिवार को अभी कुछ मत बताना। जी सर। उसी समय रूही अपने कमरे की खिड़की बंद कर रही थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यह महल आखिर कितना बड़ा राज छिपाए बैठा है। और उसे यह भी नहीं पता था कि बहुत जल्द वह खुद उसी राज के बीच खड़ी होने वाली थी। चैप्टर 41। शक की शुरुआत। अगली सुबह राजवंश पैलेस पूरी तरह सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन पार्थ के आदेश के बाद सुरक्षा पहले से दोगुनी कर दी गई थी। हर कर्मचारी का आई कार्ड स्कैन हो रहा था। हर डिलीवरी की जांच हो रही थी। रुद्र के ड्रोन वाली घटना को हल्के में नहीं लिया गया था। रूही आज पहली बार अकेले महल के रॉयल लाइब्रेरी विंग में फूल बदलने गई थी। उसके हाथ में छोटी सी टोकरी थी। वह धीरे धीरे गुनगुनाते हुए पुराने फूल निकाल रही थी।
उसे क्या पता। उसी समय महल का एक नया कर्मचारी बनकर आया आदमी उसे दूर से देख रहा था। उसने ईयरपीस में धीरे से कहा, टारगेट मिल गई। दूसरी तरफ से आवाज आई, काम खत्म करो और निकल जाओ। रूही फूल बदलने में व्यस्त थी। वह कुछ पल के लिए दूसरी तरफ मुड़ी। बस उतने समय में वह आदमी चुपके से आया और एक छोटी काली पेन ड्राइव उसकी फूलों की टोकरी में दबा गया। फिर ऐसे चला गया जैसे कभी वहां था ही नहीं। 10 मिनट बाद महल के कंट्रोल रूम में जैन अचानक स्क्रीन की तरफ झुक गया। सर, हमारे सर्वर पर किसी ने घुसने की कोशिश की है। पार्थ तुरंत खड़ा हो गया। सोर्स, महल के अंदर से। लेकिन सिग्नल बार बार लोकेशन बदल रहा है। अचानक एक अलार्म बज उठा। एक्सेस ब्रीच डिटेक्टेड। पार्थ की आवाज पूरे कंट्रोल रूम में गूंज गई। पूरा पैलेस लॉकडाउन। कुछ ही सेकंड में महल के सभी बड़े दरवाजे बंद हो गए। गार्ड अपनी जगह पर पहुंच गए। स्टाफ घबरा गया। रूही भी डरकर इधर-उधर देखने लगी। ये फिर क्या हो गया? कबीर और सिक्योरिटी टीम हर कर्मचारी की तलाशी लेने लगे। एक एक बैग, एक एक ट्रे, सबकी जांच हो रही थी। रूही भी लाइन में खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही मासूम घबराहट थी। अगला। कबीर ने उसकी टोकरी हाथ में ली, ऊपर के फूल हटाए और अचानक उसका चेहरा बदल गया। फूलों के नीचे एक काली पेन ड्राइव रखी थी। पूरा कॉरिडोर एकदम शांत हो गया। रूही ने हैरानी से टोकरी की तरफ देखा। ये इसमें कैसे? कबीर की आवाज सख्त हो गई। इसे किसने दिया? रूही घबरा गई। किसी ने नहीं। मैंने तो इसे पहली बार देखा है। तभी भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ठाक ठाक ठाक। पार्थ वहां आ चुका था। उसकी नजर पहले पेन ड्राइव पर गई, फिर सीधे रूही पर। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उसने सिर्फ एक आदेश दिया, इसे मेरे ऑफिस में लेकर आओ। रूही की आंखों से डर साफ झलक रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया। और दूर खड़ा वही नकली कर्मचारी हल्की सी मुस्कान के साथ यह सब देख रहा था। चैप्टर 42 सच सामने आ गया। पार्थ का ऑफिस। रूही सामने खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर ने पेन ड्राइव मेज पर रख दी। पार्थ ने ठंडी नजर से पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आई? मुझे नहीं पता। मैं सच कह रही हूं। झूठ बोलने से पहले सोच लेना। रूही की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी इसे देखा भी नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी जैन तेजी से अंदर आया। सर, सीसीटीवी मिल गया। उसने वीडियो चला दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था, रूही फूल बदल रही थी। पीछे से एक नकली कर्मचारी आया और चुपके से पेन ड्राइव उसकी टोकरी में रखकर चला गया। कमरा एकदम शांत हो गया। रूही हैरानी से स्क्रीन देखती रह गई। मैंने कहा था, मुझे नहीं पता। पार्थ ने बिना कोई भाव बदले वीडियो बंद किया। उसने कबीर से कहा, उस आदमी की पहचान निकालो। 1 घंटे में चाहिए। जी सर। फिर उसने रूही की तरफ देखा। तुम जा सकती हो।
बस इतना ही। न माफी, न अफसोस। रूही धीरे धीरे बाहर निकल गई। कॉरिडोर में रूही की आंखों से आंसू बह निकले। उसे दुख इस बात का नहीं था कि उस पर शक हुआ। दुख इस बात का था कि कोई उसकी बात पर पहले विश्वास नहीं करता। उसी समय पार्थ खिड़की के पास खड़ा था। कबीर बोला, सर, लड़की सच बोल रही थी। पार्थ ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है। कबीर चौंक गया। फिर आपने? पार्थ ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। राजवंश पैलेस में भरोसा सबूत के बाद किया जाता है, भावनाओं के आधार पर नहीं। कबीर चुप हो गया। लेकिन पार्थ के मन में पहली बार एक बात आई। रूही डर सकती है, लेकिन झूठ नहीं बोलती। यहीं से उसके मन में रूही के लिए पहला सम्मान पैदा हुआ। चैप्टर 43, मुझे यहां नहीं रहना। शाम, स्टाफ क्वार्टर। छोटे से कमरे में रामलाल दिन भर का सामान समेट रहे थे। दरवाजा धीरे से खुला। रूही अंदर आई। उसकी आंखें लाल थीं। रामलाल ने देखते ही पूछा, क्या हुआ बेटा? इस बार रूही खुद को रोक नहीं पाई। वह अपने पापा के गले लगकर रो पड़ी। पापा, मुझे यहां नहीं रहना। रामलाल घबरा गए। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? रूही ने आंसू पोंछे। नहीं, लेकिन यहां हर समय डर लगता है। कभी कोई डांट देता है, कभी मुझ पर शक हो जाता है। मैंने कुछ किया भी नहीं था, फिर भी सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं चोर हूं। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं नहीं रह सकती यहां। चलो ना पापा, हम कहीं और काम कर लेंगे। रामलाल कुछ देर चुप रहे। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, मैं जानता हूं तुझे बहुत बुरा लगा। मुझे भी लगा। लेकिन हम गरीब लोग हैं। हमारे पास हर बार काम छोड़ देने का विकल्प नहीं होता। रूही चुपचाप सुनती रही। रामलाल ने आगे कहा, अगर हमने कोई गलती नहीं की तो भागेंगे क्यों? ईमानदार इंसान मुसीबत से भागता नहीं, उसका सामना करता है। रूही की आंखों से फिर आंसू निकल आए। लेकिन पापा, मुझे उस छोटे मालिक से बहुत डर लगता है। रामलाल हल्का सा मुस्कुराए। डर लगता है तो उनसे दूर रहना, लेकिन अपने काम से कभी दूर मत भागना। एक दिन सबको पता चल जाएगा कि मेरी बेटी कैसी है। रूही ने धीरे धीरे सिर हिला दिया। ठीक है पापा, मैं कोशिश करूंगी। उसी समय कमरे के बाहर से कोई चुपचाप गुजरा। उसे पूरी बात तो नहीं सुनाई दी, लेकिन आखिरी शब्द साफ सुनाई दिए, मुझे यहां नहीं रहना। वह व्यक्ति था पार्थ राजवंश। वह एक पल के लिए रुका। उसकी नजर बंद दरवाजे पर गई। फिर बिना कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने रूही की आवाज में डर महसूस किया था। चैप्टर 44, दादी की जिद। शाम के 8 बजे राजवंश पैलेस का फैमिली लाउंज। आज पूरे परिवार को राजमाता देवयानी ने एक साथ बुलाया था। वीरेंद्र, अदिति, विजय, मीरा, अजय, नंदिनी, आर्यवीर सब मौजूद थे। कुछ देर बाद पार्थ भी अंदर आया। दादी, आपने बुलाया? देवयानी ने उसकी तरफ देखा। हाँ, बैठो।
पार्थ चुपचाप बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि बात सामान्य नहीं है। कुछ पल की खामोशी के बाद देवयानी बोली, वीरेंद्र की शादी हो गई। घर में खुशियां लौट आई हैं। अब मेरी एक और इच्छा है। पार्थ शांत बैठा रहा। पार्थ, अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। पूरा कमरा शांत हो गया। आर्यवीर ने धीरे से वीरेंद्र की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे पहले से अंदाजा था कि दादी यही बात करने वाली हैं। देवयानी ने आगे कहा, तुम्हारे दादाजी की आखिरी इच्छा थी कि इस घर का अगला वारिस अपनी आंखों से देखें। वो इच्छा पूरी नहीं हो सकी, लेकिन मैं अपने जीते जी तुम्हारी शादी देखना चाहती हूं। पार्थ ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी। दादी, मेरे पास शादी के लिए समय नहीं है। मेरी जिंदगी जैसी है वैसी ही ठीक है, देवयानी ने सख्त स्वर में कहा। बिजनेस, दुश्मन, मीटिंग, ये सब कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन परिवार भी जरूरी होता है। पार्थ ने दादी की आंखों में देखा। अगर शादी सिर्फ इसलिए करनी है कि लोग खुश हो जाएं, तो मैं नहीं कर सकता। मैं किसी की जिंदगी से समझौता नहीं करूंगा। यह सुनकर कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। नंदिनी ने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारी दादी गलत नहीं कह रही। लेकिन पार्थ ने सम्मान से जवाब दिया, मां, मैंने कभी आपकी या दादी की बात नहीं टाली, लेकिन इस फैसले के लिए मैं तैयार नहीं हूं। वह अपनी कुर्सी से उठा। अगर अनुमति हो तो मैं चलूं। देवयानी ने कुछ नहीं कहा। पार्थ चुपचाप वहां से चला गया। पार्थ के जाते ही आर्यवीर ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। दादी, अगर भैया की शादी हो गई तो मुझे सबसे पहले भाभी की टीम में रहना है। वीरेंद्र हंस पड़ा। तुझे तो बस शरारत करनी है। कमरे में हल्की सी मुस्कान फैल गई, लेकिन देवयानी के चेहरे पर अब भी चिंता थी। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया, चाहे जितना समय लगे, मैं पार्थ की शादी जरूर करवाऊंगी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत उनके लिए पहले ही एक ऐसा रिश्ता चुन चुकी थी जिसकी कल्पना राजवंश परिवार में किसी ने भी नहीं की थी। चैप्टर 46, पहली मुलाकात। राजवंश पैलेस, ड्राइंग हॉल। सिंघानिया परिवार पहले से बैठा था। राजमाता देवयानी ने नौकर से कहा, पार्थ को बुलाओ। कुछ ही क्षण बाद ठाक 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 भारी कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। ब्लैक शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, चेहरे पर कोई भाव नहीं। पार्थ राजवंश। वह सीधा अंदर आया। उसने किसी की तरफ देखा तक नहीं। सीधे जाकर सोफे पर बैठ गया। कुछ सेकंड तक पूरे हॉल में सन्नाटा छाया रहा। देवयानी बोली, पार्थ, ये विक्रम सिंघानिया जी हैं। पार्थ ने बिना उठे, बिना मुस्कुराए सिर्फ एक बार उनकी तरफ देखा। बस इतना ही। अनन्या ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया। हेलो मिस्टर राजवंश। पार्थ की नजर एक पल उसके बढ़े हुए हाथ पर गई। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं बिजनेस मीटिंग के अलावा किसी से हाथ नहीं मिलाता। अनन्या का हाथ हवा में ही रह गया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। विक्रम सिंघानिया ने माहौल संभालने की कोशिश की। मिस्टर पार्थ, आपकी बहुत तारीफ सुनी है।
पार्थ ने उनकी बात बीच में ही काट दी। उम्मीद है तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हैं। पूरा हॉल फिर शांत हो गया। राजमाता ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था पार्थ बिल्कुल नहीं बदलेगा, लेकिन अनन्या, उसे इस बेइज्जती से ज्यादा फिक्र नहीं पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, आज नहीं तो कल मैं इस आदमी से शादी करके ही रहूंगी। उसे नहीं पता था कि पार्थ राजवंश को पाने का रास्ता उतना आसान नहीं था जितना वह सोच रही थी। चैप्टर 47 साफ इनकार। ड्राइंग हॉल। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार राजमाता देवयानी ने खामोशी तोड़ी। पार्थ, मैं चाहती हूं कि तुम और अनन्या कुछ देर अकेले बात कर लो। पार्थ ने बिना एक सेकंड गवाए जवाब दिया। जरूरत नहीं। पूरा हॉल फिर शांत हो गया। विक्रम सिंघानिया और उनकी पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा। देवयानी ने सख्त स्वर में कहा, पार्थ। पार्थ ने उनकी तरफ देखा। दादी, जिस रिश्ते के लिए मेरा जवाब पहले से ना है, उस पर बातचीत करके किसी का समय बर्बाद नहीं करूंगा। अनन्या पहली बार उसे ध्यान से देखने लगी। इतना घमंडी आदमी उसने आज तक नहीं देखा था। लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके मन में एक ही बात थी, जितना मुश्किल होगा उतनी बड़ी जीत होगी। पार्थ अपनी जगह से खड़ा हुआ। अगर बात खत्म हो गई हो तो मुझे काम है। देवयानी ने उसे रोक लिया। बैठो। पार्थ रुक गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह आदेश उसकी दादी का था। तभी एक नौकर जूस की ट्रॉली लेकर अंदर आया, लेकिन अचानक उसका पैर कालीन में उलझ गया। ट्रे उसके हाथ से छूट गई। सावधान। नौकर घबरा गया। उसी समय पीछे खड़ी रूही बिना सोचे दौड़ी। उसने गिरती ट्रे पकड़ ली। कुछ गिलास टूटे, लेकिन जूस अनन्या और मेहमानों पर गिरने से बच गया। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। रूही घबरा गई। मां, माफ कीजिए। रामलाल भी तुरंत वहां पहुंच गए। गलती हो गई साहब। पार्थ की नजर उस नौकर पर गई जिसने ट्रे गिराई थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन अगली बार लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यस सर। नौकर ने सिर झुका लिया। पार्थ बिना रूही की तरफ देखे मुड़ा और हॉल से बाहर चला गया। अनन्या की नजर पहली बार रूही पर पड़ी। साधारण सूट, बिना किसी दिखावे के। डरी हुई, फिर भी सबको बचाने की कोशिश करती हुई। अनन्या ने मन ही मन सोचा, एक नौकरानी, यही इसकी जगह है। उसके होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यही साधारण लड़की उसकी सबसे बड़ी रुकावट बनने वाली है। चैप्टर 48 सौदा नहीं। उसी शाम सिंघानिया परिवार अभी भी राजवंश पैलेस में था। राजमाता देवयानी ने कहा, पार्थ, मेरे साथ स्टडी में चलो। पार्थ बिना कुछ बोले उनके पीछे चला गया। स्टडी रूम। दरवाजा बंद होते ही देवयानी ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने आज मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। पार्थ खिड़की के सामने खड़ा था। उसने पीछे मुड़े बिना कहा, मैंने उनका अपमान नहीं किया, बस झूठी मुस्कान नहीं दिखाई। देवयानी कुछ पल चुप रहीं। अनन्या अच्छी लड़की है, बड़ा परिवार है, संस्कार हैं। पार्थ धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। उसकी नीली आंखों में वही ठंडापन था।
मेरे लिए शादी दो बिजनेस घरानों का सौदा नहीं है। जिस दिन मुझे शादी करनी होगी, मैं अपने फैसले से करूंगा, किसी डील की तरह नहीं। देवयानी पहली बार उसके शब्दों का जवाब नहीं दे सकी। उन्हें समझ आ गया, पार्थ को मनाना आसान नहीं होगा। उधर महल के गार्डन में अनन्या अकेली टहल रही थी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ थी। तभी सानिया चौहान उसके पास आई। मैम, कॉफी? अनन्या ने कप लेते हुए पूछा। वो लड़की कौन थी जिसने ट्रे संभाली थी? सानिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रूही, हेड शेफ रामलाल की बेटी, गांव से आई है। अनन्या ने तिरस्कार से कहा, ओह, मैंने सोचा था कोई रिश्तेदार होगी। सानिया ने मौका देखकर धीरे से कहा, मैम, वो बहुत सीधी है, लेकिन दादी साहिबा उसे थोड़ा ज्यादा पसंद करती हैं। अनन्या की भौं हल्की सी उठी। अच्छा, ध्यान रखूंगी। उसी समय दूसरी मंजिल की बालकनी से पार्थ नीचे गार्डन की तरफ देख रहा था। उसकी नजर कुछ पल के लिए अनन्या और सानिया पर गई। फिर उसने बिना रुके पर्दा बंद कर दिया। उसे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए अभी सबसे जरूरी था रुद्र, क्योंकि उसे यकीन था दुश्मन की अगली चाल बहुत जल्द आने वाली है। द रूथलेस किंग, चैप्टर 49, एक अनदेखा एहसास। अगली सुबह सिंघानिया परिवार राजवंश पैलेस से जाने की तैयारी कर रहा था। राजमाता देवयानी उन्हें विदा करने के लिए बाहर आईं। अनन्या की नजर एक बार फिर महल पर पड़ी। उसने मन ही मन कहा, मैं वापस आऊंगी, और इस बार इस घर की बहू बनकर। वह गाड़ी में बैठ गई। काफिला महल से निकल गया। उधर पार्थ अपने स्टडी में था। कबीर ने अंदर आकर कहा, सर, सिंघानिया परिवार निकल चुका है। पार्थ ने बस इतना कहा। फिर उसने सामने रखी फाइल उठाई। उसी समय उसका फोन बजा। जैन की आवाज आई, सर, रुद्र के एक आदमी का लोकेशन मिला है। पार्थ तुरंत खड़ा हो गया। टीम तैयार करो, 10 मिनट में निकलते हैं। उधर रूही महल के मंदिर में फूल बदल रही थी। काम खत्म करके वह सीढ़ियां उतर ही रही थी कि उसने देखा एक बुजुर्ग महिला जो महल में पूजा कराने आई थी, अचानक चक्कर खाकर गिरने लगी। रूही बिना एक पल गवाए उनकी तरफ दौड़ी। मां जी, संभलिए। उसने उन्हें सहारा दिया और पास रखी कुर्सी पर बैठाया। फिर पानी लाकर दिया। आप ठीक हैं? महिला ने मुस्कुराकर कहा, अब ठीक हूं बेटी। यह सब दूर खड़े पार्थ ने देखा। वह बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन उसकी नजर कुछ पल के लिए उसी दृश्य पर ठहर गई। रूही उस बुजुर्ग महिला के पैर दबा रही थी, जैसे वह अपनी ही मां या दादी की सेवा कर रही हो। पार्थ कुछ नहीं बोला, न उसके पास गया। बस 2 सेकंड उसे देखा और फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। जीप में बैठते समय कबीर ने पूछा, सर, चलें? पार्थ ने एक बार पीछे मुड़कर महल की तरफ देखा। फिर शांत स्वर में बोला, चलो। उसे खुद समझ नहीं आया कि जाते जाते उसकी नजर आखिर रूही पर ही क्यों ठहर गई। यह प्यार नहीं था, नहीं जलन, बस एक अनदेखा एहसास था जिसका नाम पार्थ भी नहीं जानता था। और उसी समय शहर के दूसरे कोने में
रुद्र प्रताप अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके सामने राजवंश पैलेस का नक्शा खुला था। उसने अपने आदमी से कहा, अब खेल शुरू होगा। और इस बार निशाना सिर्फ राजवंश परिवार नहीं, पार्थ की सबसे बड़ी कमजोरी होगी। उसे अभी तक यह नहीं पता था कि पार्थ की कमजोरी कौन बनेगी, लेकिन किस्मत धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रही थी। चैप्टर 50 द रूथलेस किंग। रात 11:30 बजे मुंबई के बाहर एक सुनसान इंडस्ट्रियल वेयरहाउस। बाहर काली एसयूवीज की लंबी लाइन खड़ी थी। करीब 50 हथियारबंद लोग पूरे इलाके को घेर चुके थे। बीच में ब्लैक शर्ट, ब्लैक कोट और काले दस्ताने पहने पार्थ राजवंश। उसके आते ही सभी लोग एक साथ सिर झुकाकर बोले, किंग। पार्थ बिना किसी की तरफ देखे आगे बढ़ गया। वेयरहाउस के अंदर एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। वही आदमी जिसने रुद्र के कहने पर राजवंश पैलेस में घुसपैठ की थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पार्थ उसके सामने जाकर रुका। दोनों के बीच सिर्फ 2 कदम की दूरी थी। पूरा हॉल खामोश था। पार्थ ने ठंडी आवाज में पूछा, रुद्र कहाँ है? आदमी चुप रहा। पार्थ ने दोबारा पूछा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, रुद्र कहाँ है? वह आदमी फिर भी हंस पड़ा। तू रुद्र साहब तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी ने आज तक पार्थ से इस लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं की थी। पार्थ ने धीरे धीरे अपने दस्ताने उतारे। कबीर समझ गया, अब कुछ होने वाला है। पार्थ ने बगल में रखी लोहे की मोटी मेज पर अपना मुक्का मारा। धड़ाम। मेज बुरी तरह हिल गई। उस पर रखा सारा सामान नीचे गिर पड़ा। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। पार्थ उस आदमी के बिल्कुल सामने झुककर बोला, मेरे सब्र की भी एक कीमत है, और तुम उसे खत्म कर चुके हो। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि बंधे हुए आदमी की सांसें तेज हो गईं। वह कांपने लगा। मुझे सच में लोकेशन नहीं पता। हमें सिर्फ आदेश मिलते हैं। पार्थ ने एक पल उसे देखा, फिर कबीर से बोला, इसे पुलिस के हवाले मत करना। हमारे लोग पूछताछ करेंगे। यस किंग। उसी समय रुद्र प्रताप अपने ठिकाने पर बैठा था। उसके आदमी ने फोन पर कहा, सर, हमारा आदमी पकड़ा गया। रुद्र हल्का सा मुस्कुराया, पकड़ा नहीं, जानबूझकर छोड़ा गया था। सामने खड़ा आदमी चौंक गया। मतलब? रुद्र की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। जब शेर शिकार के पीछे भागता है, तब शिकारी उसके घर में घुसता है। असली खेल अब शुरू होगा। उधर राजवंश पैलेस में रूही अपनी खिड़की से बाहर बारिश देख रही थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जिस आदमी से वह सबसे ज्यादा डरती है, आज रात पूरा अंडरवर्ल्ड उसी से डरकर कांप रहा है। और बहुत जल्द उसी अंडरवर्ल्ड की आग उसकी जिंदगी तक पहुंचने वाली थी।